अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्यूमर्स ऑफ मिडल ईयर से रिलेटेड। बेसिकली मिडल ईयर में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूमर है, जो कि आपकी ऑस्पीज के अकॉर्डिंगली भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द ग्लोमस ट्यूमर। और इस वीडियो में हम इन डिटेल बात करेंगे रिलेटेड टू द ग्लोमस ट्यूमर। बेसिकली व्हाट इज़ ग्लोमस, व्हाट इज़ द ग्लोमस बॉडीज, इसकी टाइप्स, इसकी सारी डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिल सके ऑफ द ग्लोमस ट्यूमर, अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑस्पिस्टेशन। सो ग्लोमस ट्यूमर जो है ये मोस्ट कॉमन बिनाइन न्यूप्लाज्म ऑफ द मिडल ईयर है। सो ग्लोमस इज़ बेसिकली बिनाइन न्यूप्लाज्म ऑफ मिडल ईयर। इसे ग्लोमस इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ द ग्लोमस बॉडीज़। सो दिस ग्लोमस बॉडी इज़ रिजेंबलिंग लाइक कैरोटिड बॉडी। सो ये रिजेंबल करती है विद द कैरोटिड बॉडी। बेसिकली जो मैंने आपको मिडल ईयर की बाउंड्रीज बताई थी, उसमें जो फ्लोर बताया था, फ्लोर को हम क्या कह रहे थे, जुगलर वॉल बोल रहे थे। वहाँ पे हमारे पास जुगलर बल्ब मिल रहा था। सो बेसिकली उसी जुगलर बल्ब की डोम पर हमें ये बॉडी मिल रही होती है, या फिर कह सकते हैं जो टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द 9th क्रेनियल नर्व की जो एक प्रोमिनेंस होती है, उसके ऊपर आपको ये बॉडी मिल रही होती है, जिसे कहते हैं जैकोब्सन्स नर्व। जो टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द 9th क्रेनियल नर्व है, उसे जैकोब्सन नर्व बोलते हैं। मैं आपको पिक्चर में दिखाऊं तो इसमें भी क्या होगा, जो फ्लोर है वहाँ पे आपके पास जुगुलर बल्ब होता हुआ जा रहा है, उसी के ऊपर आपको ये कैरोटिड बॉडी मिल रही होती है। एज की बात की जाए तो ग्लोमस ट्यूमर जो कि बेनाइन न्यूप्लाज्म है, वो 40 to 50 ईयर्स को अफेक्ट कर रहा है, तो मिडिल एज ग्रुप को अफेक्ट करता है। और जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो फीमेल्स 5 टाइम्स ज़्यादा अफेक्ट हो रही होती हैं एज़ कम्पेयर टू द मेल्स। इसके बारे में जो आपने लाजमी पॉइंट याद रखना है ना, नंबर 1 इज़ इट इज़ अ बिनाइन न्यूप्लाज्म। नंबर 2 इट इज़ नॉन एनकैप्सुलेटेड, ये कैप्सुलेटेड नहीं होता। नंबर 3 very important point related to the glomus tumor is it is a highly vascular neoplasm। इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है बहुत ज़्यादा रिच ब्लड सप्लाई होती है। इतनी ज़्यादा रिच होने के बावजूद भी जो इसका ग्रोथ रेट है वो क्या होता है, स्लो होता है। लेकिन ये इनकैप्सुलेटेड नहीं होता, इसलिए ये लोकली इन्वेजिव होता है। माइक्रोस्कोपिकली जब आप देखते हैं, जो एपिथेलियल सेल्स का मास होता है, एपिथेलियल सेल्स किस तरह की होते हैं, उनमें लार्ज न्यूक्लियाई होता है विद द ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म। और इनमें क्योंकि अबंडेंट ऑफ वेसल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया हाईली वास्कुलर होता है, उसकी वजह से इन ट्यूमर से प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द ग्लोमस ट्यूमर। ये 2 टाइप्स किस तरीके से बन रही हैं हमारे पास, जहाँ से इनका ओरिजिन है उसकी बेसिस पे हमने इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया। जो ग्लोमस जुगुलर है वो हमारे पास अराइज कर रहा होता है फ्रॉम द डोम ऑफ जुगुलर बल्ब, जबकि ग्लोमस टिम्पैनिकम इज अराइजिंग फ्रॉम द प्रोमेंट्री ऑफ द मिडल ईयर। जो हमारे पास जुगलर है उसमें क्या हो रही होती है, इन्वेजन कर रहे होते हैं या हाइपर टेम्पैनिकम को और जुगलर फोरामेन को। जो इसके साइंस आ रहे होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जो जुगलर फोरामेन से निकलने वाली नर्व्स होती हैं 9, 10, 11, 12, उसकी लीजन के सारे साइंस एंड सिम्टम्स आपको मिलेंगे, जबकि टिम्पैनिकम में आपको 7th क्रेनियल नर्व की सिम्टम्स मिल रहे होते हैं। और ये क्योंकि मिडल ईयर की प्रोमेंट्री को इन्वॉल्व कर रहा होता है, तो डैट मीन्स इसमें आपको एयर सिम्टम्स मिलेंगे। स्प्रेड ऑफ ट्यूमर की बात की जाए तो ट्यूमर हमारे पास स्प्रेड करता है, मैंने आपको बताया था ये इन्वेजिव है। ये मिडल ईयर को फिल करके परफोरेट कर सकता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, जो कि अपेयर होती है एज अ वास्कुलर पॉलर। वास्कुलर क्योंकि ये हाईली वास्कुलर ट्यूमर है। लेब्रिंथ को और मेस्टोइड को, आगे की तरफ लेब्रिंथ को, पीछे की तरफ मेस्टोइड को जो है ये इन्वेड कर सकती है। जुगुलर फोरामेन को इन्वेड कर सकती है। 9th 10, 11, 12 क्रेनियल नर्व पैल्सी करवा सकती है। यूस्टेशियन ट्यूब में एंटर कर सकता है ट्यूमर मास। देन ये हमारे पास इंट्राक्रेनियली जो है पोस्टीरियर और मिडिल क्रेनियल फोसा में जा सकता है। जबकि जो मेटास्टेटिक स्प्रेड है वो हो सकता है टुवर्ड्स द लंग्स एंड द बोन, जो कि ये रेयर होता है। उसके बाद बात करते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स की। सो नंबर 1 इज़ व्हेन द ट्यूमर इज़ इंट्राटिम्पैनिकम। उस केस में आपको सबसे पहले क्या मिल रहा होता है, हियरिंग लॉस मिल रहा होता है। ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस होते हैं, मगर इसकी प्रोग्रेशन स्लो होती है। सेकेंड पर आपको जो है टिनाइटिस मिल रहा होता है। ये पल्सेटाइल स्विशिंग साउंड्स होती हैं, और ये टेम्परेरली इसको स्टॉप किया जा सकता है। जब आप कैरोटिड पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये रुक जाती हैं आवाज़। राइजिंग सन, बेसिकली जब आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखते हैं ना, ये क्योंकि आपके पास मिडिल ईयर से ओरिजिनेट कर रहा होता है, उसके फ्लोर से ओरिजिनेट कर रहा होता है। जुगुलर बल्ब इज़ अ फ्लोर ऑफ द मिडिल ईयर ना। सो ये हमारे पास अपेयर कर रहा होता है जैसे सन निकल रहा हो, राइजिंग सन की तरह इसकी अपेयरेंस होती है। देन वी हैव अ पल्सेटाइल साइन। पल्सेटाइल साइन क्या होता है, वी हैव अ सिगल्स स्पैक्यूलम। ये मैं आपको पिक्चर में भी दिखाती हूँ। सिगल्स स्पैक्यूलम क्या होता है,
इसमें जो है एक बल्ब की तरह नीचे एक पार्ट दिया हुआ होता है जिसको दबाएंगे ना तो आपके पास प्रेशर जनरेट हो जाता है इन द एयर कैनाल। अब आपने सिगल्स स्पैक्यूलम लेना है, कान में इंसर्ट करना है, एयर कैनाल में प्रेशर जनरेट करेंगे वाया द बल्ब प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द सिगल्स स्पैक्यूलम। अब जब वो प्रेशर आपने अप्लाई किया, प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो अंदर हाईली वैस्कुलर ट्यूमर था ना और रेड हो रहा था बिकॉज ऑफ द वेसल्स, वो ब्लेंच कर जाएगा, वो बिल्कुल पेल पड़ जाएगा प्रेशर की वजह से। और जब आप प्रेशर रिलीज़ करेंगे तो उसकी वैस्कुलरिटी रिवर्स्ड हो जाएगी। सो सिगल्स स्पैक्यूलम इज़ अ वेरी करेक्टरिस्टिक, इसको ब्राउन साइन भी बोलते हैं, कि जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका कलर ब्लेंच कर जाता है, जब आप प्रेशर रिमूव करते हैं तो वो वापस से उसकी वैस्कुलरिटी बढ़ जाती है और रेडनेस अपीयर हो जाती है। सो दिस इज़ अ पल्सटाइल साइन, ब्राउन साइन। Then next we have जब ट्यूमर प्रेजेंट कर रहा होता है एज अ पॉलिप, सो इन दैट केस वी हैव डिजनेस, वर्टाइगो एंड फेशियल नर्व पैल्सीज। एयर एक्ट लेस कॉमन होता है एज कम्पेयर टू द अदर कार्सिनोमास। जो मिडिल ईयर के दूसरे कैंसर्स हैं उनमें मिडिल ईयर ज़्यादा प्रोमिनेंट फीचर होता है, क्लिनिकल फीचर होता है, लेकिन इस केस में क्योंकि बिनाइन नियोप्लाज्म है तो इसमें एयर एक बहुत कम मिल रहा होता है, माइल्ड सा होता है। ओटोरिया मिल रहा होगा अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो चुका है। देन एग्जामिनेशन जो है अगर आप देखेंगे तो पॉलिप कैसे होगा, रेड वास्कुलर पॉलिप होगा जो कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मेट्रिक्स को फिल कर रहा होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होती होती हैं, बेसिकली जुगुलर फोरामेन को इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिसमें 9, 10, 11, 12 नर्व इन्वॉल्व हो जाती है, उसकी पैल्सी हो सकती है। साथ ही साथ 7th क्रेनियल नर्व को इन्वॉल्व कर रहा होता है द ग्लोमस टिम्पैनिकम। सो बेसिकली अगर 9 और 10 की लीजन होगी तो देयर विल बी डिस्पेजिया, हॉर्सनेस हो रही होगी विद द यूनिलैटरल पैरालिसिस ऑफ द सॉफ्ट पैलेट एंड अ फेरिंक्स। पैरिंग्स और पैलेट की नर्व सप्लाई 9 और 10 होती है, जिसकी वजह से डिस्फेजिया, हॉर्सनेस हो रही होगी। पैरालिसिस ऑफ द वोकल कॉर्ड बिकॉज ऑफ द 10th cranial nerve, weakness of the trapezius and sternocleidomastoid muscle due to the 11th cranial nerve palsy, and atrophy of the half of the tongue that is the due to 7th cranial nerve. So these are the cranial nerve palsies. ऑडिबल ब्रूट मिल रहा होता है, आप इस तहत के ज़रिए से ऑस्कल्टेट करते हैं ओवर द मेस्टॉइड और आपको सिस्टोलिक ब्रूट सुनने में मिलता है। सो ग्लोमस ट्यूमर में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिल रही होती है, दैट इज़ द रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10 का क्या मतलब है कि ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि सिर्फ ग्लोमस ट्यूमर से ही रिलेटेड हैं, कि 10% ऑफ द ट्यूमर्स आर फैमिलियल, 10% आर मल्टी सेंट्रिक एंड 10% आर फंक्शनल। फंक्शनल का क्या मतलब है, ये कैथिकल अमाइंस को सिक्रीट करेंगे और सिंपैथेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जैसे हेडेक, स्वेटिंग, एंजाइटी, पैल्पिटेशन। सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज लेवल्स ऑफ कैथिकल अमाइन। सो 10% हमारे पास फैमिलियल है, 10% फंक्शनल है और 10% मल्टी सेंट्रिक होते हैं। डायग्नोसिस कैसे कर रहे होते हैं हम ग्लोमस ट्यूमर की? नंबर 1 सीटी स्कैन ऑफ द हेड। ये हमारे पास ग्लोमस टिम्पैनिकम और ग्लोमस जुगुलराई ट्यूमर की डिफ्रेंसिएशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है सीटी स्कैन। एमआरआई करके आप सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंशन का पता कर सकते हैं ऑफ द ट्यूमर। सीटी स्कैन, हेड एंड एमआरआई कंबाइन करवाया जाता है मोस्ट। देन 4 वेसल एंजियोग्राफी करवाई जा सकती है, जिसमें आप इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं किसकी, जुगुलर बल्ब की, कैरोटिड आर्टरी की एंड इंट्राड्यूरल एक्सटेंशन की। देन वी हैव ब्रेन परफ्यूजन एंड फ्लो स्टडी। इसमें क्या होता है कि अगर आपने सर्जरी की तरफ मूव करना है तो आपने देखना होगा कि अगर फॉर एग्जांपल राइट साइड का ट्यूमर है तो क्या लेफ़्ट साइड की जो कैरोटिड आर्टरी है वो सही काम कर रही है, वहाँ पर भी कोई इश्यू तो नहीं आ रहा, क्योंकि सर्जरी में क्या होगा, एक तरफ की जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांस है। तो आपने कॉन्ट्रालैटरल को रीअश्योर करना है कि वो सही है, ताकि सर्कल ऑफ विलिस के ज़रिए ब्रेन की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। देन वी हैव इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन क्या होता है कि आपने जो फीडिंग वैसल्स हैं उन्हें, फीडिंग वैसल्स ऑफ द ट्यूमर, उन्हें इमोबिलाइज कर देना है 1 to 2 डेज़ बिफोर ऑपरेशन, ताकि जो जैसे मैंने आपको बताया था ये हाईली वास्कुलर ट्यूमर होता है, तो ड्यूरिंग द सर्जरी आपके पास लेस और रिड्यूस ब्लीडिंग हो। सो उसके लिए आपने क्या करना है, फीडिंग वैसल्स को इमोबिलाइज करना है 1 to 2 डेज़ बिफोर ऑपरेशन। बायोप्सी की जा सकती है, लेकिन बायोप्सी ग्लोमस ट्यूमर में होती कभी भी नहीं है, याद रखना है आपने। बायोप्सी इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज इट इज़ अ हाईली वास्कुलर ट्यूमर एंड देयर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ सिवियर ब्लीडिंग, तो हम इसमें बायोप्सी नहीं करते। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखना है, दैट इज़ द सीटी, हेड एंड एमआरआई, जो कि कंबाइंड भी कह सकते हैं और इंडिविजुअली भी कह सकते हैं। देन ट्रीटमेंट ऑफ द ग्लोमस ट्यूमर की बात की जाए तो ओनली द ट्रीटमेंट ऑप्शन है सर्जिकल या रेडियोथेरेपी के जरिए भी किया जा सकता है, बट रेडियोथेरेपी या इमोबिलाइजेशन इज़ नॉट अ क्योर। इसमें क्या होगा कि आपने ट्यूमर की जो वैस्कुलरिटी है उसको रिड्यूस किया और उसकी
मज़ीद ग्रोथ नहीं होने दी। सो बेसिकली वाया इमोबिलाइजेशन या रेडिएशन आपने सिर्फ क्या करना है, वैस्कुलरिटी कंट्रोल करनी है, एंड नंबर 2 अरेस्ट द ग्रोथ। बट जो ट्यूमर बन चुका है आप उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे इसके ज़रिए। उसको ख़त्म करने के लिए आपने ये करना है, सर्जिकल अप्रोच करनी है। ट्रांसकेनाल अप्रोच दे सकते हैं आप जब ग्लोमस टिम्पैनिकम ट्यूमर हो, जो कि लिमिटेड हो। ग्लोमस टिम्पैनिकम ट्यूमर की केस में आप टी फॉर टिम्पैनिकम, टी फॉर ट्रांसकेनाल अप्रोच। हाइपर टिम्पैनिकम अप्रोच आप तब देंगे जब प्रोमोन्ट्री तक जो है उसकी लिमिटेशन हो या हाइपर टिम्पैनम रीजन को इन्वॉल्व करे। तो जब हाइपर टिम्पैनम को इन्वॉल्व करेगा तब आप हाइपर टिम्पैनिकम अप्रोच करेंगे। एक्सटेंडेड फेशियल रेसिस अप्रोच जो होती है उस केस में होती है जब ट्यूमर मेस्टॉइड तक एक्सटेंड कर गया हो। मेस्टॉइड नेक अप्रोच आपने तब देनी है जब ट्यूमर जो है वो इन्वेड कर गया हो, एक्सटेंड कर गया हो टिल ग्लोमस जुगलर तक, जुगलर बल्ब इन्वॉल्व कर लिया हो उसने, बट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर फोसा या नेक की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। सिर्फ कहाँ तक गया है, जुगलर बल्ब तक गया, तो उस केस में आपने मस्टोइड नेक अप्रोच करनी है। देन वी हैव इंट्राटेम्पोरल अप्रोच जो कि लार्ज ग्लोमस जुगलर ट्यूमर के लिए होता है। और ट्रांसकॉन्डाइलर अप्रोच होती है जब हमारे पास एक्सटेंशन हो जाए टुवर्ड्स द फोरामन मैग्नम। सो दिस इज़ हाउ आपने सर्जिकल अप्रोच किस तरीके से करनी है, किस तरह के ट्यूमर में। पहले आपने डायग्नोस किया सीटी स्कैन एमआरआई के ज़रिए, आपको पता चल गया कि आइदर ये हाइपर टिम्पैनिकम को इन्वॉल्व कर रहा है, ये जुगलर बल्ब को इन्वॉल्व कर रहा है, या ये सिर्फ लिमिटेड है टुवर्ड्स द ग्लोमस टिम्पैनिकम। सो उस हिसाब से आपने सर्जरी की अप्रोच को फाइनल करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लोमस ट्यूमर। होप सो आपको समझ आया हो। मिडिल ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट ट्यूमर यही था, और यहाँ तक हमने कंप्लीट मिडिल ईयर की पैथोलॉजीज़ यहाँ पे कंप्लीट करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम इंटरनल ईयर स्टार्ट करेंगे। होप सो दीज ऑल वीडियोज़ आर हेल्पफुल टू यू ऑल। डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। जज़ाकल्लाह।